Good morning. Okay, let's start with today chapter number 6. ये बुक अभी भी मैं बना रही हूँ, ठीक है. So today we will do the class with this word, and then I'll upload it in your app, and then you will find the PDF. ठीक है. थोड़ा सा और भी मैं नए नए सम्स को ऐड कर रही हूँ कैपिटल बजटिंग में, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम दो. आज ही मैं आपको अपलोड कर दूंगी, ठीक है. लेट्स टेक अ बिट नॉलेज कि ये क्या है क्या नहीं, ठीक है. देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड. ओके, so here it is chapter 6, chapter 6, that is capital budgeting. ठीक है. कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग नॉर्मली देखें तो व्हाट डज इट मीन? कैपिटल को हम लोग को किस तरह से बजट करना है, ये सिंपल सा चीज़ हम लोग को समझ में आ रहा है कि किस तरह से कैपिटल को हम लोग बजट करते हैं, मतलब कि किस तरह से हम लोग उसको यूटिलाइज करते हैं सो दैट वी कैन यूटिलाइज द मच, वो भी एक सिंपलेस्ट फॉर्म में, अच्छे तरीके से, ताकि उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम कैपिटल में यूज़ कर पाएँ. सो दैट इज़ the meaning of capital budgeting and its importance. Meaning of capital budgeting and its importance. यहाँ पे क्या बोल रहा है? Capital budgeting is the process that companies use for decision making on capital project. Those project with a life of year or more. It involves evaluating and comparing different investment options to choose the best one that will increase the value of the business. समझ में आया एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा है? ये यही बोल रहा है कि हम लोग को डिसीजन लेने में ये मदद करता है कि हम लोग कौन सा तरह के बिजनेस ले, किस तरह में काम करें, है ना, और कितना बेहतर ऑप्शंस हम लोग ऑक्यूपाई कर सकें. ठीक है. इम्पोर्टेंस देखो, इम्पोर्टेंस, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? कैपिटल बजटिंग इज अ क्रूशियल फॉर बिजनेस एंड सेवरल रीजंस. क्या है ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों है? द लॉन्ग टर्म ग्रोथ. Okay. The long-term growth. It helps identify and invest in projects that can drive the company's future growth and profitability. इसका मेन उद्देश्य क्या है? हमारा लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ताकि इन फ्यूचर हमारा ग्रोथ बनाए रहे. रिसोर्स एलोकेशन, ये चैप्टर का आपने जो आपका क्या बोलते हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है. कैपिटल बजटिंग कंसिस्ट ऑफ 10 मार्क्स, ठीक है, एंड थ्योरी इज योर ऑप्शनल. It is 10 to 15 marks, maybe 5 marks of theory in option. ठीक है. Resource allocation, it ensures that limited finance resources are allocated efficiently to the most promising project. जितना ज़्यादा मेरा बेस्ट प्रोजेक्ट है उसमें हम लोग क्या करते हैं? रिसोर्स को बेस्ट तरीके से एलोकेट करने की कोशिश करते हैं. द रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को हम लोग मैनेज करते हैं. इट अलाउज, थोड़ा सा, हाँ, it allows for the evaluation of potential risk associated with the different investment, enabling the better decision making. Value creation, by selecting projects that generate return greater than the cost of capital, it enhances the shareholders' value. Strategic alignment, it ensures that investment align with the company's overall strategic goals and objectives, ताकि आपका जो strategy है वो आपके goal से match हो. Financial stability, it helps to maintain a healthy financial position by avoiding, ऐसा ये हेल्प करता है कैपिटल बजटिंग कि आप ओवर इन्वेस्टमेंट ना करो, ताकि आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो वीक ना पड़ जाए. ठीक है.
देखो, डिस्कसिंग द प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग करने के कुछ अपने प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस क्या है? आइडेंटिफाइंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, कि हम लोग को ये देखना है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कौन कौन सा बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमको दे रहा है, कौन कौन सा ऑल्टरनेटिव दे रहा है और किस में मेरे को करना है। ठीक है, एकदम शॉर्ट में मैं बता रही हूँ क्योंकि ये सब कुछ आपको पता है ऑलरेडी, हम लोग एफएम शुरू से लेकर पढ़ चुके हैं। Generating investment proposal. Once potential projects are identified, detailed proposals are developed. जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। वंस देखो, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को हम लोग को जनरेट करना है कैसे, कि हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, डिटेल प्रपोजल्स आर डेवलप्ड, आउटलाइन करना है कि प्रोजेक्ट के स्कोप्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कॉस्ट क्या है, इफेक्टिव उसका बेनिफिट्स क्या है, ये सब कुछ आइडेंटिफाई करेंगे तभी हम लोग जनरेट कर पाएंगे हमारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को। So these proposals often include financial projections, risk assessment, and the sensitivity analysis to evaluate the project's viability. इस प्रपोजल से हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा जो भी फिनेंशियल प्रोजेक्ट है उसमें हमारा रिस्क कैसा है, उसके हमारा सेंसिटिविटी कैसा है, ये सब कुछ हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? इवैल्यूएट करेंगे, यानी कि हम लोग उसको देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है वो कितना मेरे लिए बेनिफिशियल है। देखो, सेकंड पॉइंट इज इम्पोर्टेंट, कंपनीज यूज वेरियस कैपिटल बजटिंग टेक्निक। बहुत सारे तरह के कैपिटल बजटिंग टेक्निक होते हैं, हम लोग बहुत सारे मेथड्स पढ़ेंगे, डोंट वरी फॉर दैट। Net present value, that is NPV, IRR, internal rate of return, that it is PP, payback period, profitability index PI, and evaluate the financial merits of each project। ठीक है, इस तरह के हम लोग सारे मेथड्स पढ़ेंगे। सिलेक्टिंग प्रोजेक्ट्स, अब हम लोग को इस प्रोजेक्ट में ये भी देखना है कि अच्छा ये मेथड फॉलो करते हैं तो उसमें क्या आंसर आता है, इसमें फॉलो करते हैं तो इसमें क्या आंसर आता है, इसमें से कौन सा मेरे लिए बेस्ट होगा। तो प्रायोरिटाइजिंग the projects based on their NPV, IRR, and the other criteria, considering the company's availability, resources, and फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, कि कंपनी की कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, कितने नहीं है, उस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स करते हैं। इम्प्लीमेंटिंग प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को हम लोग को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना। वंस प्रोजेक्ट आर अप्रूव्ड, एक बार अगर वो अप्रूव्ड हो गया, दे आर इम्प्लीमेंटेड, उसके बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि इन्वॉल्व करता है एलोकेटिंग रिसोर्सेज, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एस्टैब्लिशिंग टाइमलाइन। ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल लाइन है, लेकिन घर पे इसको पढ़ना है। मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग, आफ्टर प्रोजेक्ट्स आर इम्प्लीमेंटेड देयर परफॉर्मेंस इज मॉनिटर्ड। एक बार अगर वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो जाता है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं कि किस तरह वो रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरह काम कर रहे हैं, कितना बेटर रिजल्ट वो मुझे दे रहे हैं, एंड रिव्यू करते हैं कि वेदर हम लोग को वो हमारा जो एक्सपेक्टेशंस है उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं। These may involve comparing actual results to projected cash flows, identifying any variances, and many necessary adjustment. The review process also provide valuable feedback for future capital budgeting. ठीक है, discuss the purpose of capital expenditure decision. Capital expenditure decision, that is capex, are crucial for a company's long-term success and involve significant investment in assets like property, plant, and equipment, maintaining and expanding operations। देखो, ये सबसे पहला पॉइंट क्या है, रिप्लेसिंग द ऑब्सोलेट एसेट। अगर कोई ऐसा एसेट है हमारे पास जो कि मेरे किसी काम का नहीं है या फिर ज़्यादा हम उसको यूज़ नहीं करते, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑब्सोलेट बोल रहे हैं। तो कैपेक्स इज यूज टू रिप्लेस आउटडेटेड और वर्न आउट इक्विपमेंट, इंश्योरिंग दैट कंटिन्यूड प्रोजेक्शन एंड ऑपरेशन एफिशिएंसी। ये क्या करते हैं, इंक्रीज करता है हमारा कैपेसिटी को, किस चीज़ का, न्यू फैसिलिटी देता है, मशीनरी अलाउ करता है, कंपनीज को बढ़ाने में मदद करता है, एंड मॉडर्नाइजेशन, अपग्रेड करता है टेक्नोलॉजी को, एंड इक्विपमेंट कैन इम्प्रूव एफिशिएंसी, रिड्यूस कॉस्ट, एंड इनहेंस प्रोडक्ट इक्वलिटी।
ड्राइविंग ग्रोथ एंड इनोवेशन, एंटरिंग न्यू मार्केट्स मतलब कि नए नए मार्केट में अगर हम लोग एंटर कर रहे हैं तो इसमें क्या बोले कैपिटल बजटिंग फाइंड आउट करने में मदद करता है कि नया नया जो फैसिलिटी है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें अपने अलग अलग नेटवर्क्स में और जोग्राफिक एरियाज में, ठीक है। अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा कैसे। डेवलपिंग न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स को डेवलप करना भी हमारे कैपिटल बजटिंग में आता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हेल्प से हम लोग न्यू प्रोडक्शन लाइन को इनेबल कर सकते हैं। Acquiring other businesses, capex can be used to finance and acquisitions of other companies, providing access to new market technology and product lines. Enhancing efficiency and profitability, efficiency और profitability को हम लोग और भी enhance करते हैं, cost reduction करते हैं, improving productivity, gaining a competitive edge. cost reduction कैसे होता है, automation, जैसे मतलब अगर हम लोग ऑटोमेटिक कुछ करते चलते हैं, जैसे हम लोग को तो वर्क करना पड़ता है, अगर हमारे पास कुछ मशीन है, हम लोग के पास कुछ टेक्नोलॉजी है, तो हमारा जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाता है, मोर और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है इक्विपमेंट, और हमारा जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इम्प्रूवमेंट मेरा, प्रॉफिटेबिलिटी मेरा ज़्यादा है। Improving productivity, capex can lead to increased output and better utilization of resources, boosting overall productivity. Okay. गेनिंग अ कॉम्पिटिटिव एज, जैसे हम लोग पहले भी चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि हमारा जो कंपटीशन है मार्केट में, वहाँ पे एक हम लोग को अपना एक एज खड़ा करना है, जैसे कि एडवांस टेक्नोलॉजी से कि हम लोग दूसरों से और भी बेटर फंक्शन कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ कंपनीज, हम लोग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सके टू देयर इंडस्ट्रीज। स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अचीव करते हैं हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स को, कि कैपेक्स डिसीजन शुड अलाइन विद, हम लोग का जो कैपेक्स का डिसीजन है, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है कैपेक्स, ठीक है। कैपिटल बजटिंग का जो हमारा डिसीजन है वो हमारे कंपनीज के ओवरऑल गोल के साथ या लॉन्ग टर्म विजन के साथ अलाइन करना चाहिए, ठीक है। चेंजिंग मार्केट कंडीशंस, और हम लोग के जो मार्केट कंडीशंस में हमेशा चेंजेस आता रहता है, न्यू न्यू चीज़ें आता रहता है, अपलिफ्टमेंट आता रहता है, उसके साथ हम लोग को क्या करना है, अडॉप्ट करना है, ठीक है। इंश्योर करेंगे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेन, टू स्टे फॉर लॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे क्या बोले, इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेक्स कैन ऑल्सो यूज टू बिल्ड और इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क और यूटिलिटीज विच आर एसेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस, ठीक है। ये सब कुछ आप लोग पढ़ना, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी इजी सा टॉपिक है। डिफाइन एनपीवी मेथड, तो ये क्या है, नेट एनवीपी मेथड एंड डिस्कसिंग द ब्रीफली अबाउट द डिसीजन क्राइटेरिया एडवांटेज एंड, ये एनवीपी नहीं है, ये एनपीवी है, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, आई विल मेक इट करेक्ट, ओके। The net present value method is a functional tool in capital budgeting used to evaluate the profitability of a project or investment. प्रोजेक्ट के प्रॉफिट को देखने के लिए और इन्वेस्टमेंट को देखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एनपीवी। ये बातों को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप जब क्वेश्चन देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि हम लोग को कौन सा मेथड यूज करना है, ओके। ओके, इट इज एसेंशियल कैलकुलेट्स द प्रेजेंट वैल्यू, इट इज एसेंशियल, ये ज्यादातर क्या कैलकुलेट करता है, प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करता है ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज, की फ्यूचर कैश फ्लो को एक्सपेक्टेड रख के ये प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करता है, बोथ उसका इनफ्लो भी हो सकता है, उसका आउटफ्लो भी हो सकता है। इसका कोर कंसेप्ट क्या है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एनपीवी जो मेथड है उसमें हम लोग क्या करते हैं, more available today is worth more than the same amount in future due to the its potential earning capacity, कि जितना मनी आज अवेलेबल है उतना ही उसका वैल्यू सेम है इन द फ्यूचर डेट,
डिस्काउंट रेट क्या बोले, इट यूजेस अ डिस्काउंट रेट ऑफन कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और अ डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न टू ब्रिंग फ्यूचर कैश फ्लोज बैक टू देयर प्रेजेंट वैल्यू. दिस रेट रिफ्लेक्ट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट रेदर देन द अदर ऑल्टरनेटिव. डिस्काउंट रेट क्या करता है, हम लोग के कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो भी रेट ऑफ रिटर्न है उसको हम लोग देख सकते हैं, और हमारा जो फ्यूचर कैश फ्लोज है उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं. कैलकुलेशन एस्टिमेटेड कैश फ्लोज, ऑल एक्सपेक्टेड ओवरऑल कैश इनफ्लोज क्या है, उसका आउटफ्लोज क्या है, और उसका ओवरऑल प्रोजेक्ट का लाइफ स्पेन क्या है, इसको नजर रखते हुए हम लोग कैश फ्लोज को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं. डिस्काउंटेड कैश फ्लोज भी ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं कि ईच कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू देखते हैं, उसका डिस्काउंट रेट देखते हैं. हम लोग जब सम्स करेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा कि डिस्काउंट रेट क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, ये सब कुछ आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है. तो हम लोग को एक एक करके टर्म फाइंड करना रहता है. जैसे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर हम लोग जीरो मान रहा है तो हम लोग को एक्स का वाई का वैल्यू दिया हुआ है और एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग जेड निकाल सकते हैं. इसी तरह से ये क्वेश्चन में सॉल्व आउट रहता है. ठीक है. कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू, तो सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज को हम लोग को सम करना, सब्सट्रैक्ट करना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, एनपीवी. हम लोग सब फॉर्मूला आपको दे देंगे. डिसीजन क्राइटेरिया क्या है, पॉजिटिव एनपीवी कब होता है, इफ अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट को हम लोग फाइनेंशियली वायबल कंसिडर करते हैं और हम लोग उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं. लेकिन अगर उसका नेगेटिव क्राइटेरिया है तो ये क्या करता है, फाइनेंशियली नॉट अट्रैक्टिव एंड इट शुड बी रिजेक्टेड. ठीक है. एंड जीरो अगर है तो इसको क्या करते हैं हम, लाइक मार्जिनली एक्सेप्टेबल, दैट ये हो भी सकता है और नहीं भी. ठीक है. एडवांटेज क्या है कि हम लोग टाइम वैल्यू मनी को कंसिडर करते हैं, दैट इज टीवीएम. ठीक है. कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस कि हम लोग सब कुछ देखते हैं, प्रोजेक्ट के एंटायर लाइफ स्पेन को देखते हैं, होलिस्टिक रिव्यू को देखते हैं, मतलब पास्ट रिव्यूज को देखते हैं, फाइनेंशियल वायबिलिटी को देखते हैं. ठीक है. ये हमारे लिए एडवांटेज है. हम लोग डायरेक्ट मेजर्स ऑफ वैल्यू क्रिएशन को देखते हैं, डायरेक्टली मेजर्स द प्रोजेक्ट्स पोटेंशियल टू इंक्रीज शेयर होल्डर्स वेल्थ एक्सपेक्टेड इन मॉनेटरी टर्म्स. ठीक है. लिमिटेशंस क्या है, उसके डिमेरिट्स, लिमिटेशंस लिख सकते हैं, डिमेरिट्स लिख सकते हैं. ठीक है. डिसएडवांटेज लिख सकते हैं. ठीक है. वॉट एवर इट इज, रिक्वायर accurate estimate. The accuracy of the NPV calculate depend on the reliability of future cash flow projects which can lead to challenge to estimate. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर accuracy calculation एनपीवी का होता है तो वो किस पे डिपेंडेंट होता है, फ्यूचर कैश फ्लोज में डिपेंडेंट होता है. अगर उसमें कुछ भी चेंजेस हुआ तो मेरा एनपीवी भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. सेंसिटिविटी ऑफ डिस्काउंट रेट, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिस्काउंट रेट को जो हम लोग यूज करते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होता है. जैसे हायर अगर डिस्काउंट रेट है तो मेरा एनपीवी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. तो वैसे ही हम लोग वाइस वर्सा इसको यूज करते हैं. डिफिकल्ट टू कंपेयर प्रोजेक्ट्स विद डिफरेंट लाइफ स्पैन, अगर अलग अलग तरह के लाइफ स्पैन है उसके, अगर ये 5 साल का है ये 5 साल का, आप उसको कंपेयर कर सकते हो. लेकिन अगर ये 5 साल का है ये 10 साल का है तो उसको आपको कंपेयर करने में बड़ा ही दिक्कत होता है. ठीक है. What are the different types of investment project express projects and express, यहाँ पे क्या बोले, अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स बताओ और उसको समझाओ. तो बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट नेम पे जो कुछ बेस्ड होता है. पहला है इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट कैन बी इवैल्यूएट एंड एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड इंडिपेंडेंटली ओवर अदर प्रोजेक्ट्स. मतलब दूसरे प्रोजेक्ट्स, दूसरे प्रोजेक्ट्स के बदौलत इसको आप इंडिपेंडेंटली एक्सेप्ट कर सकते हो या रिजेक्ट कर सकते हो. तो ये प्रोजेक्ट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है. दूसरा टाइप का प्रोजेक्ट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट. ओनली वन ऑफ दिस प्रोजेक्ट कैन बी एक्सेप्टेड, या तो कोई एक ही प्रोजेक्ट आप एक्सेप्ट कर सकते हो. चूजिंग वन प्रॉपर ऑटोमेटिकली प्रिक्लूड्स द अदर, मतलब अगर आपके पास 10 ऑप्शन है, अगर उसमें से आपको कोई एक चूज करने बोल रहा है तो आप अगर किसी एक को चूज करते हो ऑटोमेटिकली रेस्ट 9 क्या हो जा रहा है हमारा, रिजेक्ट हो जा रहा है. समझ में आया. Just like that. A contingent project क्या है, the acceptance of this project depends on the acceptance of the another project. कि अगर एक प्रोजेक्ट को आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं दूसरे प्रोजेक्ट पे डिपेंडेंट है, तो ये हो जाता है कॉन्टिंजेंट प्रोजेक्ट. ठीक है. एक हो गया प्रोजेक्ट नेचर के ऊपर, एक है प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव के ऊपर बेस्ड. ये क्या है, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट. इसका एम क्या है, इंक्रीज करना है कंपनीज की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को और मार्केट शेयर को. दे माइट इन्वॉल्व building new facilities, acquiring new equipment और entering new markets. रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट क्या बोल रहा है, ये प्रोजेक्ट
को हेल्प करता है रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग असेट्स विथ न्यूअर एंड मोर इफिशिएंट वन. दिस गोल्स इज ऑफन टू रिड्यूस कॉस्ट, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी और एनहांस प्रोडक्ट क्वालिटी. मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट क्या बोलता है कि एग्जिस्टिंग जो टेक्नोलॉजी है उसको और भी इम्प्रूव करता है, कॉस्ट को रिड्यूस करता है और कॉम्पिटिशन को भी, कॉम्पिटिटिवनेस को भी इंक्रीज करता है और भी इनहेंस करता है. न्यू प्रोडक्ट और सर्विस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो दिस प्रोजेक्ट क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं इन्वेस्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट as well as the production and marketing of new products and services. और मेंटेन करता है प्रोजेक्ट्स को. इसका एम क्या है, जो मेरे एग्जिस्टिंग एसेट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है कंपनी का, उसको हम लोग इंश्योर करेंगे और क्या करेंगे, इसको खराब होने से हम लोग इसको बचाएंगे. क्लियर? क्लियर हुआ? बोलो. फिर बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट के इम्पैक्ट, तो उसके इम्पैक्ट पे अगर बेस्ड रहता है तो कॉस्ट सेविंग प्रोजेक्ट. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेरा कॉस्ट जो है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, वो क्या है, रिड्यूस हो जाता है, सच एज लेबर, मटेरियल एंड एनर्जी. सो रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट से हमारा जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है द कंपनीज रेवेन्यू. अच्छा, मैंडेटरी प्रोजेक्ट क्या है, जो लॉ और रेगुलेशंस के तौर पे ये मैंडेटरी है, मतलब हम लोग को ये करना ही पड़ेगा, नो अदर ऑप्शंस. ठीक है. एंड स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट क्या है, जो हम लोग के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स को क्या कर पाता है, टारगेट करता है और अचीव करता है. ठीक है. नेक्स्ट, अदर क्लासिफिकेशंस में क्या आता है, टैंजिबल प्रोजेक्ट. ऐसा प्रोजेक्ट जो फिजिकल एसेट्स है और उसको हम लोग जैसे बोल सकते हैं बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, लैंड है, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं. कुछ इंटैंजिबल प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जो कि नॉन फिजिकल एसेट्स होते हैं, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, मार्केट एंड एम्प्लॉय ट्रेनिंग हो गया. ठीक है, ये भी हमारे लिए क्या है, एसेट है. हाई रिस्क प्रोजेक्ट क्या है, हायर डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एंड पोटेंशियल फॉर लॉस. तो जितना हायर रिस्क है उतना ही हम लोग का डर भी ज्यादा है. रिस्क मतलब ही क्या, डर. तो उतना ही अगर रिस्क हमारा ज्यादा है तो हमारा रिटर्न भी क्या होगा, ज्यादा होगा. ठीक है. लो रिस्क प्रोजेक्ट, अगर रिस्क मेरा लो है तो रिटर्न भी मेरा क्या होगा, लो होगा. क्लियर? ओके. आईआरआर मेथड, अभी तक हम लोग एनपीवी पढ़ रहे थे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिफाइन आईआरआर मेथड एंड उसके कंसेप्ट को बताइए, डिसीजन क्राइटेरिया को बताइए, एडवांटेज बताइए और डिसएडवांटेज बताइए. तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक फाइनेंशियल मेट्रिक है जो कि हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग का प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट पता लग सके. इट इज अ डिस्काउंट रेट जो कि हम लोग क्या करते हैं, एनपीवी ऑफ ऑल कैश फ्लोज, एंड हम लोग इक्वल टू जीरो इसको कंसिडर करते हैं. जब इक्वल टू एनपीवी को जीरो कंसिडर करते हैं तब हम लोग आईआरआर मेथड से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को निकालते हैं. ठीक है. कोर कंसेप्ट क्या है, डिस्काउंट रेट. द आईआरआर इज अ डिस्काउंट रेट दैट मेक्स द एनपीवी ऑफ ऑल कैश फ्लोज फॉर पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट एंड इक्वल टू जीरो. प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, इट इज यूज टू एस्टिमेट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट. पोटेंशियल जो मेरा इन्वेस्टमेंट है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आईआरआर का यूज करते हैं, आईआरआर मेथड को यूज करते हैं. कैलकुलेट कैसे है, एस्टिमेटेड कैश फ्लो प्रोजेक्ट, ऑल कैश फ्लोज इनफ्लो, मतलब जितने भी मेरे कैश फ्लोज है उसके इनफ्लोज को देखते हैं, आउटफ्लोज को देखते हैं और उसके लाइफ स्पेन को देखते हैं. सेम कैलकुलेशन है, ये भी वही सेम है. तो मतलब कैलकुलेशंस अलग कुछ खास नहीं है. ठीक है. डिसीजन मेकिंग या तो उसको एक्सेप्ट करना है या तो उसको रिजेक्ट करना है. ये कैसे बोल रहे हैं, अगर आईआरआर आपका ज्यादा है तो आप उसको क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे. अगर आईआरआर उसका कम है तो आप क्या करोगे, लेस देन द मिनिमल एक्सेप्टेड रेट. इफ आईआरआर इज लेस देन द, तब हम लोग उसको क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे. ठीक है. एडवांटेज क्या है कि हम लोग इसमें भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं. इसका भी हम लोग, ये देखो सेम पॉइंट है, एडवांटेज. ठीक है. इसकी लिमिटेशंस क्या है, री इन्वेस्टमेंट अजम्पशंस, कि हम लोग जो इंटरिम कैश फ्लोज है, री इन्वेस्टमेंट एट द आईआरआर इटसेल्फ, it may be not realistic, and multiple IRRs हो सकता है which is non conventional cash flows, and scale issue, the IRR does not consider the scale for the project. ठीक है. डन.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज पे बैक पीरियड मेथड? इस समय यहाँ तक क्लियर है? ओके, व्हाट इज द पे बैक पीरियड? ये हो गया आपका पीपी मेथड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन, और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को पूछा है. ठीक है, the PP method is a capital budgeting technique that calculates the time it takes for a project to recoup its initial investment. मतलब जो टाइम, जैसे आप कुछ इनिशियली 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो उसका कुछ रिटर्न आता है, लेकिन वो रिटर्न थोड़ा थोड़ा में आ रहा है. सपोज कि आपने 10,000 रुपए एक साल इन्वेस्ट किया, तो उसका रिटर्न आपको 5 सालों में मिलेगा. लाइक पहला साल में 5,000 मिलेगा, फिर आपको 5,000 मिलेगा, फिर आपको 5,000, ऐसे करके वो मिलता जाएगा. ठीक है, तो आपको जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको आपको रिटर्न मतलब मिलने में कितना टाइम लगा? 2 साल टाइम लगा, क्योंकि एक साल में अगर आपने 10,000 इन्वेस्ट किया है तो आपको 5,000 5,000 करके रिटर्न पाने में 2 साल लगा. उसके बाद जो भी मिलेगा वो आपका रेट ऑफ रिटर्न है. तो वैसे ही इसमें बोल रहा है कि आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको आपको पाने में कितना टाइम लगता है, ये हम लोग पे बैक पीरियड में कैलकुलेट करते हैं. While simple to understand and calculate, it has several limitations that raise question about the rationality in capital expenditure decision. ये किस तरह से काम करता है? The payback period is calculated by dividing the initial investment by the expected annual cash flows inflow from the project. This result is number of years it takes to recover the initial investment. The decision really is to accept project with the shorter payback पीरियड. इसके एडवांटेज जैसे ये बहुत ही सिंपल सा रूल है और लिक्विडिटी को फोकस करते हैं कि कितना जल्दी आपका वो रिटर्न आ रहा है. मतलब आपका अगर इन हैंड कैश आ रहा है तो वो क्या है, हाईली लिक्विड है. रिस्क असेसमेंट को ये देखता है. ईज ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन को भी हम लोग बहुत ही आसानी से कंपेयर कर सकते हैं. डिसएडवांटेज क्या है? ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को नहीं देखता है. ठीक है, कि आज 10,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप एक साल बाद जब उस 5,000 मिल रहा है, क्या 5,000 का वैल्यू तो तब तक और बढ़ गया रहेगा. तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं हो रहा. आपको बस इनिशियल कब मेरे को मिल रहा है, कब मेरे को मिल रहा है, इनिशियल मेरे को मिल जा रहा है ना. सपोज आपने आज 10,000 इन्वेस्ट किया, आपको 10 साल बाद बोल रहे 20,000 देगा, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी यहाँ पे कंसिडर नहीं हो रहा है. अगर वो कंसिडर होता तो आप इन्वेस्ट नहीं करते. ठीक है, सो कैश फ्लोज आफ्टर द पे बैक पीरियड ये इग्नोर करता है कैश फ्लोज को. जैसे कि अगर सपोज मान लो कि आप अगर अभी इन्वेस्ट कर रहे हो 10,000 रुपए और वो 10 साल बाद आपको रिटर्न दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आप 10 साल के लिए अपने 10,000 को तो ब्लॉक कर दिए ना, तो कहीं ना कहीं वो कैश फ्लो नहीं हो रहा है. तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, पे बैक पीरियड में इग्नोर करते हैं. ठीक है, एंड डज नॉट कंसिडर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. और कैपिटल का भी जो कॉस्ट है, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर नहीं करते हैं. एंड suboptimal decisions due to the limitations, the payback period method can lead to suboptimal decision making. For example, it may favor project with shorter. देखो इसमें क्या बोल रहा है कि हम लोग को जितना जल्दी वो पैसा रिटर्न मिल जाए हम लोग वो वाला पीरियड को लिखते हैं, बट द शॉर्टर द टाइम द लेस यू गेट. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए डिमेरिट है. ओके, short note on profitability index. Profitability index method is PI. What does it? PI. ठीक है, PI क्या है? It is a financial metric. ये evaluate करता है attractiveness of a project or investment, कि ये जो प्रोजेक्ट आपको दिया गया है वो कितना अट्रैक्टिव है और कितना आपके इन्वेस्टमेंट को फुलफिल करता है. Essentially एक रेशियो को देखता है जो प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैश फ्लोज को बताता है. इनिशियल इन्वेस्टमेंट समझ में आया? ओके, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वैल्यू क्रिएशन. तो वैल्यू क्रिएशन क्या है? indicate how present value is created. How present value is
created for each unit of investment and PI is greater than 1, तो हम लोग क्या करते हैं, generating value by PI is less than 1 indicate करते हैं destruction. अगर PI greater than 1 है, अगर 1 से ज़्यादा है तो ये वैल्यू होल्ड करता है, अगर 1 से कम है तो ये जीरो मतलब डिग्रेशन होल्ड करता है. एस्टिमेटेड कैश फ्लोज मतलब ये इसका कैलकुलेशन है, इसको यहाँ पे पढ़ के कोई फायदा नहीं है, आप जस्ट रीड कर लेना. इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसमें हम लोग एज अ प्रैक्टिकल देखेंगे. ठीक है, क्लियर हुआ? ये देखो, जब हम लोग का P 1 से ज़्यादा है तो हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, 1 से कम है तो हम लोग उसको रिजेक्ट करेंगे, और इक्वल टू अगर 1 है तो मार्जिनली एक्सेप्ट करेंगे कि वो एक्सेप्ट होगा या फिर नहीं होगा. एक मिनट रुको. हाँ, थैंक यू. ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, एडवांटेज ऑफ पीआई. ठीक है, एडवांटेज ऑफ पीआई दैट इज हम लोग जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स देख रहे हैं उसका एडवांटेज क्या क्या है. इसमें हम लोग क्या करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं. वही सेम एडवांटेज है एवरी पॉइंट, क्योंकि हम लोग का कैलकुलेशन अल्टीमेटली किस में जा रहा है, कैपिटल बजटिंग पे, कैपेक्स पे. ठीक है, लिमिटेशंस क्या है, ये डिस्काउंट रेट इसमें बहुत सेंसिटिव है क्योंकि फ्लक्चुएट करता है. ठीक है, और जो प्रोजेक्ट को कंपेयर करते हैं या फिर डिफरेंट स्केल्स के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो हम लोग को थोड़ा डिफिकल्टी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. सब कुछ आप लोग जब रियलिस्टिक वे में सम सॉल्व करोगे तो और भी ज्यादा क्लियर होगा. सिर्फ थ्योरेटिकल वे में पढ़ने से क्लियर नहीं होता है, बट स्टिल थ्योरी भी आपको समझना चाहिए, अदरवाइज आपको वो अचानक से समझ में आएगा तो फिर इट विल बी आपके आउट ऑफ द दिमाग से चला जाएगा. ऑलराइट, ओके. नेक्स्ट, शॉर्ट नोट ऑन अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न दैट इज ARR. ठीक है, ये कैपिटल बजटिंग मेथड है जो कि कैलकुलेट करता है एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट जो कि अर्न कर रहा है बाय एन इन्वेस्टमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ इनिशियल
इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये क्या कैलकुलेट करे, एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट को, जितना हम लोग अर्न करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पे। ओके, इसका कोर अकाउंटिंग क्या है, कोर कंसेप्ट द एआरआर फोकस करता है एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट जनरेटेड बाय अ प्रोजेक्ट rather than the cash flows. This project is calculated by considering रेवेन्यू को कंसिडर करते हैं, एक्सपेंसेस को कंसिडर करते हैं, डेप्रिसिएशन को कंसिडर करता है, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है देखो, इसका भी जो कैलकुलेशंस है वो हम लोग जब नॉर्मल पढ़ेंगे, अपने सम सॉल्व करेंगे, तब इसको समझ में और भी क्लियर तरीके से आ जाएगा। बाकी डिसीजन क्राइटेरिया देखिए, डिसीजन क्राइटेरिया देखिए, एआर टारगेट, एआर जब हमारे टारगेट रेट से ज्यादा होता है, इंक्रीज होता है एआरआर, तब हम लोग क्या करते हैं, इसको कंसिडर करते हैं, मतलब एक्सेप्ट करते हैं। और अगर ये मेरा टारगेट रेट से कम है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। एडवांटेज कि ये बहुत सिंपल है, और ये क्या है, कंसिडर करता है अकाउंटिंग प्रॉफिट को। इसके डिसएडवांटेज क्या, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट को यूज करता है, विच कैन इन्फ्लुएंस द अकाउंटिंग मेथड, मेथड को ये फ्लक्चुएट कर सकता है अकाउंटिंग प्रॉफिट को यूज करने के बदौलत, और कैश फ्लोज को इग्नोर करता है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें, एआरएम मेथड क्या है, बहुत सिंपल है, बट फ्लॉड अप्रोच है टू कैपिटल बजटिंग। इट्स फेलियर टू कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी and reliance on the accounting profit make it an unreliable tool for making investment decisions. अब हम लोग कैपिटल रैशनिंग पे टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है आई गेस। ठीक है, ओके। शॉर्ट नोट ऑन कैपिटल रैशनिंग डेफिनेशन। कैपिटल रैशनिंग एक प्रोसेस है जो कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसको लिमिट करता है इन अ न्यू प्रोजेक्ट व्हेन कंपनी हैज लिमिटेड फंड्स अवेलेबल। दिस कैन बी ड्यू टू द इंटरनल फैक्टर्स सच एज कंपनीज ओन पॉलिसी और बजट कंस्ट्रेंट, और एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज डिफिकल्टी रेजिंग कैपिटल फ्रॉम द आउटसाइडर sources. The primary goal of capital rationing is to maximize the return on investment by allocating the limited capital on the most profitable projects. इसका गोल क्या है, जितना भी हमारा प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स है उसमें हम लोग को क्या करना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करना है, जितना हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैक्सिमाइज हो पाए। इसके कुछ अपने अपने टाइप्स है, हार्ड कैपिटल रैशनिंग एंड सॉफ्ट कैपिटल रैशनिंग। ये क्या है, देखो, दिस ऑकर व्हेन अ कंपनी फेसेस एक्सटर्नल लिमिटेशंस। जब बाहर से कोई प्रॉब्लम कंपनी को फेस करना पड़ता है रेजिंग फंड्स में, या फिर लोन्स एक्वायर करने में, या ये स्टॉक को इश्यू करने में, ये होता है हार्ड कैपिटल रैशनिंग। कैपिटल को एक्वायर करने में हार्ड होता है। और सॉफ्ट कैपिटल रैशनिंग जब हम लोग के इंटरनल लिमिट्स को स्पेंड करते हैं और बजट कॉन्स्टेंट्स को और भी अप्रूव करते हैं, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट। ओके,
यहाँ पे क्या बोल रहा है, बेनिफिट देखो, कैपिटल रैशनिंग हेल्प करता है कंपनीज को किन किन चीजों में, प्रोजेक्ट को प्रायोरिटाइज करने में हेल्प करता है और इंश्योर करता है कि कंपनीज इन्वेस्टमेंट इन द मोस्ट वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी, कि हम लोग ये भी फाइंड आउट करें कि कंपनी जो भी अपना पैसा लगा रहा है वो बहुत ही वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी में लगा रहा हो जहाँ से हम लोग को बेटर रिजल्ट मिल सकता हो, अवॉइड करता हो ओवर एक्सटेंडिंग ऑफ रिसोर्सेज, कि हम लोग ज्यादा लंबा चीजों को ना खींचे और जितना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बेस्ट रिजल्ट मिल सके उस पर हम लोग क्या करें, फोकस करें, कंसिडर करें, इंप्रूव करेंगे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस बाय फोकसिंग ऑन द प्रोजेक्ट विद द हाईएस्ट पोटेंशियल रिटर्न्स। चैलेंजेस, कैपिटल रैशनिंग कैन ऑल्सो लीड टू सम चैलेंजेस, इसमें भी लिमिटेशंस है, जैसे मिसिंग आउट द पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्ट, और कभी कभार इन इस चीज़ों को कंसिडर करने में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी जो मेरा प्रोजेक्ट है उसको हम लोग क्या करते हैं, यू नो नेग्लेक्ट कर जाते हैं, मतलब मिस आउट कर जाते हैं। डिफिकल्ट कंपेयरिंग प्रोजेक्ट्स विद डिफरेंट स्केल्स और ड्यूरेशंस, यहाँ पे क्या करता है कि हम लोग जो कंपनी का प्रोजेक्ट्स कंपेयर करते हैं प्रोजेक्ट्स को, तो उसमें क्या होता है, ड्यूरेशन के साथ हम लोग कंपेयर करना भूल जाते हैं, कि हम लोग बस प्रॉफिट को देख रहे हैं कि इसका कितना हुआ, उसका कितना, उसका कितने साल में हुआ, ये चीज को हम लोग कंसिडर करना मिस आउट कर जाते हैं। द नीड टू मेक डिफिकल्ट डिसीजंस अबाउट विच प्रोजेक्ट टू फंड एंड विच इज रिजेक्ट, तो हम लोग को थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है कि कौन सा प्रोजेक्ट हम लोग यूज करें और कौन सा प्रोजेक्ट नहीं करें। तो ओवरऑल कैपिटल रैशनिंग क्या है, एक इंपॉर्टेंट टूल है फॉर कंपनीज टू मैनेज देयर लिमिटेड रिसोर्सेज एंड मेक द मोस्ट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बाय केयरफुली इवैल्यूएटिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग द प्रोजेक्ट। कंपनीज को इंश्योर करना है कि कैपिटल जो हम लोग यूज करें वो भी बहुत अच्छे पॉसिबल वे में यूज कर सके। So this is all of your theory portions of capital budgeting, your FM's last chapter, and here in after the theory you have formula, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलाज आप लोग घर पे पढ़ना, क्योंकि इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, सारा कुछ आपको याद करना है, एंड देन वी विल कम टू अगेन व्हेन वी इम्प्लीमेंट। और जब मैं क्लास कराऊंगी, एक्चुअली इसमें इतने सारे मेथड्स है, आपको सारे कुछ पढ़ने पड़ेंगे, जब मैं इसको क्लास में एक एक करके इम्प्लीमेंट करती जाऊंगी तो उसके पहले आपको वो सम्स लिखवा देंगे कि ये उसका फॉर्मूला है, लेट्स डू इट दिस, ओके। सो कोई भी क्वेश्चन रहे तो डू लेट मी आस्क। Okay, just a moment. एक मिनट, हाँ। आई गेस ये आप लोग फॉर्मूलाज याद करना, बिफोर मेमोराइजिंग द फॉर्मूलाज यू कैन नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे इसको करना है, ठीक है। तो आप लोग एक काम करना, ये घर पे पहले याद कर लेना, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, वी विल कंटिन्यू विद द सम्स, और तब तक मैं आपको एडिट करके भी ये सब कुछ भेज दूंगी, तो आप भी ये वाला याद करके फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फ्रॉम द वेरी बिगनिंग सम्स को सॉल्व आउट करेंगे, सो इट विल बी वेरी फाइन। यहाँ तक आपके कैपिटल रैशनिंग है कि कैसे आपको क्या करना है नहीं करना है, और बाकी आप लोग जैसे ही इसको याद कर लोगे फिर हम लोग वन बाय वन सम्स को सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे, ऑलराइट। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम इन बिटवीन, इफ यू फेस एनी डाउट यू लेट मी आस्क,
ठीक है, और प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछें, लेकिन वी मेक श्योर दैट यू मेमोराइज एंड practice at your home. Okay, so take care till now. So this is for the class today. Without exceeding the class, जितना पॉइंट वाइज था मैंने बता दिया, बस आपको अब फॉर्मूलाज याद करना है, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसको वन बाय वन सम्स के क्वेश्चंस को देखते हुए हम लोग सॉल्व कर लेंगे एज पर द फॉर्मूलाज. सो मेक श्योर टू मेमोराइज इट अगेन एंड अगेन एंड डू द प्रैक्टिसेस, क्योंकि जिस जिस पे हम लोग पीछे चलते जाते हैं, वन बाय वन हम लोग का जो शुरुआत के चैप्टर्स है वो दिमाग से निकलते जाते हैं. सो मेक श्योर कि आप लोग प्रैक्टिस करते चलें. ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक एंड प्रैक्टिस एट योर होम एंड टेक केयर.